हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज अपन करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहल एकेडमी है, उसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, वो भी शुरू हो गई है। ठीक है, ऑनलाइन जो कैंडिडेट्स जो दे रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर किसी को ये लग रहा है कि नहीं, मेरे को ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करनी है, तो वो पहल की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आर एस प्री की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 25 टेस्ट और आर एस मेन्स की भी हो रही है। और ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी 14 सितंबर से। ठीक है, अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप 14 सितंबर से अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले हम सवाल देख लेते हैं। नशा मुक्त राजस्थान के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन के प्रस्ताव को अभी मंजूरी दी है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने ये बोला है कि जो नशा मुक्त राजस्थान अभियान, हम सबको पता है, पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कि नशा मुक्त राजस्थान अभियान चल रहा है, उसी के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो गठित की है और एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन किया गया है। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे क्या है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 10 सदस्य होंगे। जो ये टास्क फोर्स है, इसमें कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य। और अध्यक्ष कौन होगा इसका? अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह होंगे। अब ये आपको देखना है कि इस इन कथनों में से कौन सा कथन अपना सही है। तो ये मैं बता दूं कि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने ये कहा है कि एक एंटी जो नशा मुक्त राजस्थान बनाना है, तो इसके लिए एक तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे। अब जो फोर्स बनाएंगे उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो उसमें सरकार ने क्लियर किया 10 सदस्य होंगे इस फोर्स में। और जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, जो गृह अतिरिक्त मुख्य सचिव है, वो उनके अध्यक्ष होंगे। तो इनमें से केवल एक कथन, एक और दो, दोनों कथन गलत है, कथन दो सही है। तो इसका राइट आंसर है कि दोनों कथन सही है, डी होगा इसका आंसर। ये गलत लिख रखा है डी, डी। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया कि इसमें नशा मुक्त के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स होगा, इसमें टोटल सदस्य होंगे अपने 10 और अपना अध्यक्ष कौन होगा? ये मुख्य अतिरिक्त जो मुख्य सचिव होंगे गृह विभाग के, वो इसका अध्यक्ष होगा। तो इसके ये दोनों कथन अपने सही है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस जिले में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले चिकित्सक को सम्मान करने का नवाचार है, उसकी शुरुआत की गई है? दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर है दौसा। देखो, राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, अभी जो चल रही है फ्लैगशिप स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वो हमने पहले की क्लास में पढ़ लिया कि उसके क्या क्या प्रावधान है, उसका क्या उद्देश्य है, शुरुआत कब हुई, कौन सा उसका नोडल विभाग है, कौन कौन से उसके लाभार्थी हैं। अब ये सवाल में क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसने ये नवाचार किया है कि कोई भी ऐसा चिकित्सक या डॉक्टर जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने जिले में या अपना ब्लॉक है उसमें सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो ये इससे क्या है, बढ़ावा मिलेगा। तो वो कौन है? दौसा जिला है। दौसा जिले ने ये शुरुआत की है। दौसा जिले का जो कलेक्टर महोदय, उन्होंने शुरुआत की है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन जो भी करवाएगा, करवाने वाला जो चिकित्सक होगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। ये देखो, दौसा जिले में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले चिकित्सक को सम्मानित किया जाएगा। दौसा जिले में चिरंजीवी पंचायत बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। उस पंचायत में ये बताया जाएगा भी इस पंचायत में इतने घर हैं, टोटल कुल इतनी संख्या है या इतने परिवार हैं जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो ये नवाचार दौसा जिले ने किया है। अगला क्या सवाल है। राजीव गांधी जल संचय योजना, इसकी शुरुआत निम्न में से कब की गई थी? 2018, 2019, 2020 या 2021? तो इसका राइट आंसर है 2019। राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में।
अभी फिर से चर्चा में है। ये सवाल क्यों आएगा? क्योंकि इसके जो द्वितीय चरण है उसकी शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, अब है क्या ये जो राजीव गांधी जल संचय योजना है, ये अपने राज्य सरकार की योजना है जिसमें ये बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्षा जल संग्रहण और पेयजल आपूर्ति हेतु और भूमि कटाव को नियंत्रित करने हेतु राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। योजना के दूसरे चरण की जो कार्य अवधि होगी वो भी 2 वर्ष की रहेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज़्यादा, राजस्थान में वैसे भी बारिश कम होती है, तो उस वर्षा का जो भी जल है उसका संग्रहण करो ताकि सिंचाई हेतु, पेयजल हेतु जो हमको ज़रूरत है जितने पानी की, वो हम पेयजल है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। इसके लिए 2019 में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी। अभी 2022 में इसके जो दूसरे चरण है उसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 16 सितंबर, 7 अप्रैल या 7 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस ये कब मनाया जाता है? क्योंकि ये जनरली चर्चा में नहीं रहता। आप कोई ऑथेंटिक चीज़ पढ़ोगे जैसे सूजस पढ़ ली या कुछ और देख लिया तो वहाँ क्या है, शुभकामनाएं देते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़पेपर में रहने वाला नहीं है, पर आपके एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से राजस्थान राज्य बजट का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? ये सवाल आ सकता है आपकी। तो 10%, 7, 8 या फिर 5%? तो 7%। अपना जो टोटल प्रदेश का बजट होता है, राज्य बजट, उसका 7% जो चिकित्सा सेवाएं हैं या अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर खर्च किया जाता है। ये डेटा आप याद रखना, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है कि सीधा सीधा सवाल पूछ ले कि कितना प्रतिशत, जैसे मैंने सवाल बनाए। और आपका ये जो डाटा है ये मेंस में भी लिखने में, अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं जैसे राजस्थान में चिकित्सा या स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, सरकार द्वारा किए गए प्रयास, है ना, वो आ जाए, तो वहाँ ये जो 7% आप डालोगे ना कि राज्य सरकार ध्यान दे रही है इन क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्र में राज्य सरकार ने अनेक नवाचार किए हैं, राज्य भी बजट जो अपना प्रदेश का कुल बजट होता है उसका 7% है वो इन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है, तो ये थोड़ा इफेक्टिव आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस वजह से आपके मेंस में भी ये सवाल आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम देखें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या सरकार द्वारा किए गए जो भी प्रयास है उससे देश में अग्रणी राज्य बनकर अपना राजस्थान राज्य वो उभर रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ बजट का 7% चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है। प्रदेश में 88%, 88% देखो परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत देखें तो मात्र 41% है। ये सब वो डाटा है दोस्तों जो आपके मेंस में अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए, तो मैंने अभी बताया कि सरकार प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रयास, यहाँ कितनी उपलब्धियां हैं, या इस क्षेत्र में क्या और सुधार किए जा सकते हैं, तो वहाँ अगर ये आपके पास आंकड़े होंगे ना तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। उसको लगेगा कि अब एग्जामिनर चेक करेगा, उसको क्या लगेगा कि जो भी कैंडिडेट है उसको इस क्षेत्र के बारे में बहुत डीप नॉलेज है। तो हमको याद क्या रखना है, ये रखना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अदर जो भी योजनाएं हैं, बजट का 7% और अपना जो परिवार प्रदेश में देखें तो स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आने वाले में अगर देखें तो जो भी परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ रही है कितने प्रतिशत है, 88%। 100 में से 88 लोग राज्य में ऐसे हैं जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका लाभ उठा रहे हैं, और राष्ट्रीय औसत कितना है, 41%। इसका मतलब देश में अपना जो राजस्थान राज्य है वो कितना अग्रणी है, और इस स्वास्थ्य बीमा के जो भी परिवार दायरे में आ रहे हैं उसमें पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है राजस्थान राज्य। ठीक है, अगला क्या सवाल है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये सवाल भी आ सकता है।
हम 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अभी 2022 में दिए गए थे, पूरे देश भर में दिए जाते हैं, जो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो राजस्थान से कौन से थे जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है 2022 वो दिए हैं, देखते हैं। श्री दुर्गाराम मुवाल, सुनीता गुलाटी, अभय सिंह, ममता चौहान, ये 3 में से कौन से हैं? तो जो एक तो सुनीता गुलाटी और एक अभय सिंह, नहीं ये नहीं, श्री दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी, ये 2 हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो श्री दुर्गाराम मुवाल साहब और सुनीता गुलाटी जी। तो आप क्या आंसर लगाओगे? 1 और 2, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल है किसको पुरस्कार से सम्मानित किया, है ना, ये पुरस्कार दिया गया। तो ये आपके जो अदर एग्जाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया है या फिर कोई रीट के एग्जाम है, उनमें भी ऐसे सवाल आते हैं। तो आप इन चीजों पे ध्यान रखना। अगला सवाल क्या है? ई गवर्नेंस के अंतर्गत पहल योजना डीबीटी के तहत राजस्थान का स्थान निम्न में से क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि ई गवर्नेंस के तहत राजस्थान में बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें डीबीटी योजना है स्पेशल, जिसको पहल योजना है, उसके तहत देखें तो जो राजस्थान राज्य का स्थान है वो है चौथा स्थान, ठीक है, याद रखना। ये से सवाल, ये सवाल आया था, इस टाइप का पैटर्न का सवाल आपका 2013 का पेपर है, उसमें आया था। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं कि पूरे राज्य में कोई ऐसी योजना या कोई स्थान है, कोई लिस्ट सूची जारी की जा रही है, कोई नीति आयोग इंडेक्स हो रहा है, जारी हो रहा है, तो उसमें राजस्थान राज्य का स्थान है वो कौन सा है? वहाँ आपको प्रथम पूछने के चांसेस कम रहते हैं, ये पूछते हैं कि इस लिस्ट में राजस्थान राज्य वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो पूछते हैं, ठीक है। अभी राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? 5 सितंबर को हमने देख लिया शिक्षक दिवस है, तो स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया है, तो कौन सा अभियान है? मिशन बुनियाद, मिशन सीखो, मिशन स्माइल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद करो दोस्तों, मिशन बुनियाद शुरू किया है राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के, ताकि उसमें सीखने की क्षमता है, उसको, उसकी जो बुनियाद है उसको हम सुदृढ़ कर सके। तो राज्य सरकार का जो मिशन बुनियाद है, ये भी सवाल आ सकता है कि मिशन बुनियाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो है ताकि प्रदेश के स्कूली बच्चे हैं उनको और ज़्यादा सीखने के लिए हम प्रेरित कर सके, डिजिटल लर्निंग उनको दे सके। तो मिशन बुनियाद के रूप डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म राज्य के हर बच्चों को उपलब्ध होगा। इस मिशन बुनियाद का यही मतलब है कि हम हर घर में कोई भी बच्चा हो उसको डिजिटल लर्निंग के थ्रू हम पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार का ये नवाचार है जो इसमें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत राज्य के हर बच्चे को उपलब्ध होगा और उसके तहत उसकी जो बुनियाद है उसको मजबूत किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य विद्यार्थियों में सीखने समझने की क्षमता बढ़ाओ। अगर डिजिटल लर्निंग होगी तो सीखने समझने की क्षमता बढ़ेगी। शिक्षा में लिंग भेद, क्योंकि राजस्थान राज्य है, ये दुर्भाग्य की बात है कि जो महिला शिक्षा है साक्षरता है उसमें देखें तो सबसे निचले पायदान पे आता है ना, पूरे अगर देश में देखें तो सबसे निचले पायदान पे है। इसका कारण क्या है कि लड़कियां हैं उनकी ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। तो शिक्षा में क्यों? तो इस लिंग भेद को ख़त्म करना और पढ़ाई बीच में छोड़ने की जो दर है उसको कम करना है। तो इस मिशन बुनियाद है, इसका संबंध क्या है? आपके 2 नंबर में या शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास, इस हिसाब से अगर आपके मेंस में भी आ जाए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप नोट करके रखना। आप 2 मार्क्स का भी सवाल आ सकता है, आपके प्री में भी काम आ सकता है। वही चीज़ आगे जाके आप मेंस अगर कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य याद रखना और क्यों इसका लाया गया, इसका क्या मकसद है वो याद रखना। अगला सवाल, मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण निम्न में से कब किया गया है? अभी योजना आई है नई, मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना तो कब किया? 8 सितंबर 2022, 8 सितंबर 2021, 20 दिसंबर 2019, 27 मई 2020। इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 सितंबर 2022। मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना, इसका लोकार्पण हुआ है 8 सितंबर 2022 को। इस योजना का क्या उद्देश्य है वो देखते हैं हम। 8 सितंबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 8 सितंबर को, है ना। इसी के दिन इस अवसर पर राजस्थान आवासन मंडल का ये द्वारा प्रतापनगर में विकसित इस योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत स्कूल के अध्यापक या पुलिस कार्मिकों को रियायती दर पर
आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। आवास योजना है तो ये है कि प्रतापनगर या इस एरिया में कुछ आवास उपलब्ध बनाए गए हैं। किसके लिए? जो स्कूली अध्यापक है उनके लिए, और या फिर पुलिस क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, देखो पुलिस जो कार्मिक है उनको रियायती दर पर आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये योजना कब आई? 8 सितंबर 2022 को नई योजना है, तो आप याद रखना इसको, ठीक है। अगला सवाल क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा? टोटल संख्या पूछिए कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे, इस तरीके के सवाल भी आपके आते हैं। तो कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा? 35, 36, 39 या 40? इसका राइट आंसर है दोस्तों 36। 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और इसमें खेलों की कुल संख्या कितनी है? वो कितनी है? वो भी 36 ही है अपनी, ठीक है। देखो 36वें राष्ट्रीय खेल है 2022, कहाँ हो रही है? सबसे पहले ये तो मैंने पहले आपको सवाल बना भी दिया कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं वो कहाँ हो रही है, तो ये याद रखना गुजरात में हो रही है। 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे केरल में, पर 36वें राष्ट्रीय खेल अपने होंगे गुजरात में। इसमें कुल मिलाकर 36 खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो आपके प्री के 2 सवाल बन गए। पहला सवाल 36वां राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? ये सवाल मैंने आपको पहले करवा दिया है, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ, गुजरात में किया जाएगा। जो 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें कुल कितने खेल हैं उनको शामिल किया जा रहा है या उनका आयोजन किया जाएगा? तो वो कितने होंगे अपने? 36। इसकी टैगलाइन क्या है? जो एकता के लिए खेले, ठीक है, इसकी टैगलाइन के अनुरूप हो गए। इस वर्ष अब इंपॉर्टेंट सवाल आया, देखो यहाँ से, योगासन और मल्लखंब को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। तो आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है खेल, वहां से कोई ना कोई सवाल आपके आते ही है। तो 3 सवाल बन गए। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? गुजरात में किया जाएगा, अभी आगे होंगे। अब 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल है उनका आयोजन किया जाएगा? तो 36। 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन से 2 नए खेल है उनको जोड़ा गया है? तो हमें पता होना चाहिए योगासन और मल्लखंब। कौन कौन से खेल? योगासन और मल्लखंब। इन खेलों को जो खेल है अपने उनकी सूची में जोड़ा गया है। इन खेलों का शुभंकर क्या है दोस्तों? शावज, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक, है ना। सावज जिसका है, जिसका गुजराती अर्थ होता है शावक। तो आप ये याद रखना कि इन जो राष्ट्रीय खेल होंगे इनका शुभंकर अपना क्या है? सावज है। योगासन और मल्लखंब है जो 2 नए खेल इसमें जोड़े गए हैं। कुल खेल कितने हैं? 36। आयोजन कहाँ किया जाएगा इनका? गुजरात में। बस फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखना। अगला सवाल क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत निम्न में से कहां से की गई है? पिछले दिनों से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना बहुत चर्चा में है। इनमें से आरएस प्रीलिम्स हो या आपकी कोई भी फर्स्ट ग्रेड या कोई भी एग्जाम हो, ये की एग्जाम है होगी, उसमें तो क्लियर दे रखा है इंदिरा गांधी आपकी शहरी रोजगार योजना, तो इसमें से सवाल आने ही है। तो इसको क्लियर पढ़ लो। पीछे की जो अपनी पीपीटी है, पिछले दिनों की जो क्लासेज है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना क्या है। यहाँ बार बार डिस्कशन करने का मतलब नहीं। अब इसकी शुरुआत हुई है कल परसों, तो कहाँ से की गई है? खानिया की बावड़ी जयपुर से, बागीतोरा बांसवाड़ा से, मकराना नागौर से, प्रतापनगर जयपुर से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खानिया की बावड़ी जयपुर। खानिया की बावड़ी सीधा नाम दे देंगे आपको, याद रखना कि इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है कहाँ से भी? खानिया की बावड़ी जयपुर से भी है। जैसे गाँव में अपना क्या चल रहा है? मनरेगा। राष्ट्रीय महात्मा गांधी जो ग्रामीण है रोजगार योजना है वो चल रही है। उसी तर्ज पर राज्य सरकार की, देखो मनरेगा है केंद्र सरकार की योजना, याद रखना। पर जो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मतलब कुछ शहरों में ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार देना है, वो एक कैटेगरी है, उसके तहत ये बोला है कि 100 दिन का हम आपको रोजगार देंगे। पर याद रखना ये राज्य सरकार की योजना है, सिर्फ राज्य सरकार का ये नवाचार है राजस्थान राज्य का कि उन्होंने ये बोला है कि हम शहरी में भी इस योजना के तहत जो शहर के परिवार हैं इसे उनको भी हम 100 दिन का रोजगार देंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? खानिया की बावड़ी जयपुर से। इस योजना के तहत राजस्थान के शहरी गरीब परिवारों को ये बता दिया, एक वित्तीय वर्ष होगा यानी 1 साल जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें 100 दिन का रोजगार है उसकी गारंटी दी गई है। और योजना की शुरुआत आप खानिया की बावड़ी तो याद कर लिया कब हुई? 9 सितंबर 2022 से। आपका सीधा सीधा पक्का सवाल आना है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, या तो ये सवाल आएगा कि उसके तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा?
तो 100 दिन का, याद रखना। केंद्र सरकार की योजना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये राज्य सरकार की योजना है। तीसरा आपका सवाल आएगा कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? तो ये खानिया की पापड़ी जयपुर से। कब की गई? सवाल आएगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप किसी भी पेपर में देखने ना आपको ये सवाल मिलेगा कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसकी शुरुआत निम्न में से कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 9 सितंबर 2022 को। इस योजना की शुरुआत डेट है ये याद रखना आप। हाल ही में अब देखो, अब राजस्थान तो गया कंप्लीट, अब चलते हैं हम एकदम से इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। हाल ही में किसे ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऐसे सवाल भी आपके आते हैं, कौन सा देश है उसका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। अपने राज्य में देखे, पूरे देश में देखे तो कहाँ का नया सीएम बन रहा है या गवर्नर कहाँ का है, तो ये चीज़ें तो आपको अपॉइंटमेंट तो याद रहनी चाहिए। तो चलो देखते हैं ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री, ये तो और भी इंटरेस्टिंग था। तो लिज ट्रस, ऋषि सुनक, बोरिस या थेरेसा मे? इसका राइट आंसर है दोस्तों लिज ट्रस, क्योंकि ऋषि सुनक है इस वजह से ये बहुत चर्चा में रहा था, पर लिज ट्रस है ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। लिज ट्रस टेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। लिज ट्रस महिला है, ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। पहले टेरेसा मे थी इनसे पहले, और मार्गरेट थैचर थी, ये तो पहली थी। इसके बाद लिज ट्रस तीसरी महिला प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की, और वर्तमान में ब्रिटेन के जो नया प्रधानमंत्री है वो कौन है? लिज ट्रस। याद रखना बस इतनी बात। अगला, निम्न में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबको पता है, एशिया का नोबेल बोलते हैं जिसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के वर्ष 2022 के पुरस्कार प्रस्ताव को ठुकराया? तो के शैलजा, रमन कुमार, अपूर्व अग्निहोत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों के शैलजा। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वैसे तो चर्चा में रहता है, किसको मिला ये भी आ सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि फाउंडेशन ने इनको कहा था कि हम आपको 2022 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो देना चाहते हैं, पर शैलजा ने के शैलजा ने जो लेने से इनकार कर दिया था। इनकार करने की इनकी वजह ये थी कि वो ये बोल रहे थे कि जो कोविड-19 में के दौरान इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया, तो इसके लिए इनको दे रहे थे, पर उन्होंने ये कह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि ये मेरा कोई व्यक्तिगत मतलब कार्य नहीं था, प्रयत्न नहीं थे, ये मेरा सामूहिक प्रयास था, तो इस वजह से उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से ठुकरा दिया। ओके, चलो अब देखते हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये क्या है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति के सदस्य के शैलजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शैलजा ने निपाह वायरस और कोविड-19 की महामारी के दौरान किए गए कार्यों को सामूहिक प्रयास बताया था, और फाउंडेशन इन्हीं वजह से, क्योंकि निपाह वायरस और कोविड-19 के दौरान इनके किए गए कार्यों की वजह से इनको पुरस्कृत करना चाहती थी, पर उन्होंने ये बोला कि कोई व्यक्तिगत प्रयत्न ना होके इनसे निजात पाएगी, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास था। इस बार यह पुरस्कार अब देखते हैं, इन्होंने तो ठुकरा दिया, किसको दिया? 4 लोगों को दिया गया, ठीक है। कौन कौन से? वर्ष 2022 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार है उनके विजेता कौन कौन है? गेरी बेंचोगिब, तदासी हटोरी, सोथियारा छिम और बर्नाडेट मैड्रिड शामिल है। और इस जो पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल शांति का पुरस्कार भी माना जाता है, एशिया का नोबेल माना जाता है। तो ये देख लेना आप किन किन को दिया, इनकी सूची थोड़ा ध्यान में रख लेना। अगला क्या है, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व है उसकी स्थापना की घोषणा की गई है? भारत का पहला जो डार्क स्काई रिजर्व है वो कहाँ बनाया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख? याद कर लो दोस्तों, भारत का पहला डार्क स्काई जो रिजर्व है वो लद्दाख में बनाया जाएगा। स्थापना की अभी घोषणा की है कि डार्क स्काई रिजर्व भारत का लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ही करेगा इसकी स्थापना, तो मंत्रालय ने हाल ले। अब स्पेसिफिक जगह आ सकती है आपकी, कई बार मैंने एक पेपर में देखा था कि हम खाली याद कर लेते हैं लद्दाख, ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी, पर लद्दाख में भी कोई जगह होगी जहाँ इस डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना करेंगे, तो वो जगह आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। उस जगह का नाम है हानले, हानले लद्दाख में, ठीक है।
अब ये होता क्या है, ऐसा स्थान होता है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां कि किसी भूमि या क्षेत्र के एक पथ में न्यूनतम जो कृत्रिम बाधाएं हैं, प्रकाश से संबंधित बाधाएं हैं, एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे हम जहां जो अपना कृत्रिम आर्टिफिशियल जो भी लाइट है उससे रिलेटेड जो भी बाधाएं हैं वो बिल्कुल ना हो। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अमेरिका आधारित गैर लाभकारी संस्था है। एक अपनी इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, वो कहाँ स्थित है, अमेरिका में। ये एक गैर लाभकारी संस्था है जो स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस पार्क, रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करती है। जो उसके द्वारा दिए गए कोई मानदंड है उन पर अगर वो खरे उतरते हैं तो उनको फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का डार्क स्काई या तो पार्क या रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देती है। और भारत का तो अभी खुद का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, वो हाल में लद्दाख में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्या सवाल है, सतह से हवा में, अब अपना आ गया डिफेंस, सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, QRSAM ये नाम भी आ सकता है, का सफल परीक्षण निम्न में से कहाँ से किया गया, चांदीपुर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। ये आ जाए आपका त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है, वो किस प्रकार की मिसाइल है, तो आपको याद रखना है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और इसका चांदीपुर उड़ीसा से अभी सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण संयुक्त रूप से किसने किया, अपनी भारतीय सेना और जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है DRDO है, उनके द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कनस्तर आधारित एक प्रणाली जिसे विशेष रूप से डिब्बों से संग्रहित और संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से चलायमान जो भी लक्ष्य होते हैं उन पर ये एक तरीके की मिसाइल है जो कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस पर नजर रखने का कार्य करती है, ठीक है। और उसका अपने जो लक्ष्य है उसका पता लगाती है और उन पर नजर रखती है। और इसकी सीमा कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर। 25 से 30 किलोमीटर अगर कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो इस मिसाइल के थ्रू हम उस पर नजर रख सकते हैं। अगला आ गया अपना मानव विकास रिपोर्ट, लो भाई, है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDI बोलती है जिसको, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका राइट आंसर है, याद कर लो, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा अपनी HDI ह्यूमन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, वो जारी की जाती है। इसके क्या क्या आधार होते हैं, भारत का इसमें से क्या स्थान रहा है और किसके द्वारा। रिपोर्ट में हमेशा 4 बातें याद रखा करो आप। सबसे पहले आप ये देखो कि ये रिपोर्ट है ये किस संस्था के द्वारा, राष्ट्रीय कोई संस्था है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा जारी की जाती है। सेकंड ये देखो कि इसमें कौन कौन से कितने टोटल देश शामिल थे जिसकी ये रैंकिंग निकाली गई है। फिर ये देखो इस रैंक निकालने के आधार क्या है, कौन से मानक या मानदंड है जिनके आधार पर ये रैंक डिसाइड की जाती है। उसके बाद ये देखो कि इंडिया का स्थान कौन सा है, इसमें भारत का स्थान इस रैंकिंग में कहाँ है। और अगला आपका जो होना चाहिए वो ये कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश है या स्पेसिफिक ये देखो कि जो ब्रिक्स कंट्री है उनमें से भारत का कौन सा स्थान है, ये सवाल आते हैं। तो देखते हैं इसमें मानव विकास परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 से प्रकाशित की जा रही है ये रिपोर्ट। और HDI एक सूचकांक है और 4 मानकों पर आधारित है। HDI के 4 मानक निम्न में से कौन से हैं या नहीं है, ये पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मानकों पर, 4 मानक। कौन कौन से, पहला है जन्म किसमें जीवन प्रत्याशा, एक तो देखते हैं जीवन प्रत्याशा कितनी है किसी देश की औसत। दूसरी स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने हैं। तीसरी, क्योंकि ये मानव विकास रिपोर्ट है तो विकास जब होगा जब हमारी स्कूलिंग अच्छी होगी। एक स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हैं, एक सकल राष्ट्रीय आय कितनी है अपनी। इन 4 आधारों पे HDI UNDP के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक रही है, ये देखो दोस्तों 132, जो कि कोविड-19 के कारण गिरावट आई है। पिछली से की तुलना में हमारी जो HDI है जो रैंकिंग है उसमें गिरावट आई है। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि 21-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत है, उसका स्थान निम्न में से क्या है, तो वो है 132वां, ठीक है। अगला क्या है, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है। ये सवाल आपके आ सकते हैं। आपने देखा होगा
कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है, ये तो यूपीएससी में सवाल आ गया। तो ऐसे सेंसिटिव जोन जहाँ जो डेली अपने न्यूज़पेपर में या चर्चा में रहते हैं, तो वो आपको कोई भी ऐसी साइट दिखे तो उसको आप नोट कर लिया करो, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं हर कोई कर लो आप, ठीक है। जैसे गलवान था तो लद्दाख वाली गलवान घाटी भारत चीन के बीच में जो विवादित क्षेत्र था, जिस पे विवाद चला था कुछ दिन, तो वो लद्दाख में। तो ऐसे गोगरा हॉटस्पॉट शिपिंग क्षेत्र में से कहाँ स्थित है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये भी दोस्तों लद्दाख में है। हाल ही में भारतीय चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग जो पिलर है स्पेसिफिक, वहाँ से हटना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये फिर से चर्चा में है। वैसे ये बहुत बार चर्चा में रहता है। हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मौजूदा मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। अपने भारत में जो घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस उत्पादन अपना होता है, उसका मूल्य निर्धारण फिलहाल कौन कर रहा है, केंद्र सरकार है। तो उसका मूल्य निर्धारण अब फार्मूला है कोई होगा, उसकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। तो किसकी अध्यक्षता में, ए रामचंद्रन, किरीट पारेख, अरविंद मायाराम या जयराम रमेश। इसका राइट आंसर याद कर लो दोस्तों, किरीट पारेख कमेटी। अब किरीट पारेख है, उनके नेतृत्व में एक समिति गठित की है, जिनको ये देखना है कि अपने घरेलू स्तर पर जो गैस उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य निर्धारण के लिए जो फार्मूला है वो कितना लॉजिकल है या नहीं है, उसमें क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। इन सब की समीक्षा के लिए किरीट पारेख की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मौजूदा मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए किरीट पारेख महोदय, उनकी अध्यक्षता में एक समिति है, उसका गठन किया है। क्लियर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में चर्चा में रही मंचार झील, ये तो बहुत चर्चा में रही थी। अब अगर नेशनल ये बर्ड ज्योग्राफी भी आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको झील, ये अपने पर्वत, पठार, है ना, मरुस्थल, ये सब याद करने हैं, तो आप कौन सी आएगी, ज़्यादा आने के चांसेस किसके रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है वो। अभी मंचार झील है, ये इतनी ज़्यादा चर्चा में थी, तो कहाँ पर है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी है। तो ये जो मंचार झील है, इसका में पानी था वो ओवरफ्लो होने के चांसेस बढ़ गए थे। फिलहाल इसमें पानी है वो घटने लग गया है। हाल ही में जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है बाढ़ प्रभावित है। इस झील के ओवरफ्लो होने से खतरा बढ़ गया था, परंतु फिलहाल इस झील में पानी घटने लगा है। इस वजह से ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है मंचार झील, इस वजह से ये चर्चा में रही थी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अभी दोस्तों आएगा। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन निम्न में कौन सी है। नेजल वैक्सीन बनाई है वो भी इंडिया ने बनाई है, उसका नाम क्या है ये देखते हैं। इनकोवैक, नेजवैक, कोरोवैक या उपयुक्त में से कोई नहीं, याद कर लो इनकोवैक, इनकोवैक। ये पहली नेजल वैक्सीन है जो इंडिया ने बनाई है और ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। कोरोना के लिए पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक को विकसित किसने किया, इसको भारत बायोटेक के द्वारा इसका विकास किया गया है। वर्तमान में कितने देश ओपेक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। इसके सदस्य कितने, ओपेक के सदस्य कितने हैं, 10, 12, 13 या 14। इसका राइट आंसर है दोस्तों 13 है। ओपेक के वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 13। अब है क्या, ये सब देखते हैं हम हिस्ट्री। ओपेक को 5 देश कौन कौन से, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, जो तेल उत्पादक देश हैं, उन्होंने मिलकर 1960 में क्या किया था, इसको स्थापना की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया। वर्तमान में इस संगठन के कुल कितने सदस्य दोस्तों, 13 आपके सदस्य हैं। ओपेक ने गैर ओपेक तेल निर्यातक, अब ये सब देश थे, 13 कंट्री थी, ये तेल निर्यातक देश है, क्योंकि ओपेक क्या है, जो तेल निर्यातक देश है उन देशों का एक समूह है, एक संगठन है। वर्तमान में क्या किया ओपेक ने, गैर ओपेक मतलब ऐसे देश जो तेल निर्यातक है उनके साथ गठबंधन किया। उनमें कौन कौन से, एक अपना रूस, मैक्सिको और कजाकिस्तान आदि कई थे, उनको नाम दिया गया ओपेक प्लस। इनके साथ मिलके ओपेक प्लस का निर्माण किया। वर्तमान में ओपेक प्लस के देशों ने अक्टूबर 2022 से ऐसे बोला है कि हम तेल उत्पादन है उसमें कटौती करेंगे। ये ऐसे संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो चर्चा में भी रहते हैं और जो आपको
जो ध्यान में भी रखना चाहिए कि इनके कितने मेंबर हैं, इनका गठन कब हुआ, इनकी जो इन वर्तमान में ये चर्चा में रहते हैं तो इनमें चर्चा में रहने के कारण क्या थे। ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हमेशा आपको ध्यान में रहने चाहिए। अगला सवाल क्या है, ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन सा है। अब ज्यूरिख डायमंड लीग हुई 2022, उसको जीता है पहला भारतीय खिलाड़ी, तो ये तो सवाल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो स्विट्जरलैंड में हो रही थी, ज्यूरिख नाम से पता चल रहा है, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और कितना 88.44 मीटर भाला फेंककर उन्होंने ये जो डायमंड ट्रॉफी है इसको जीता है। ये सवाल भी आपको मिल सकता है, याद रखना आप, ठीक है। यूएसए ओपन अमेरिकी ओपन है, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें सबसे अंतिम होता है वो होता है अपना यूएसए ओपन, जिसको जनरल यूएसए ओपन बोलते हैं, अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता निम्न में से कौन है। कार्लोस अल्कारेज, पीट सम्प्रास, कैस्पर रूड, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्लोस अल्कारेज। यूएसए ओपन 2022 हुआ है, 2022 इस साल का ना यूएसए ओपन 2022 में जो पुरुष एकल स्पर्धा में जो विजेता रहा है वो है कार्लोस। ये इस वजह से भी ज़्यादा चर्चा में आने के चांसेस बढ़ गए कि ये सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने इसको जीता है। स्पेन के 19 वर्षीय, कहाँ की है ये, याद रखना कार्लोस कहाँ का खिलाड़ी है जिन्होंने यूएसए ओपन जो है वो जीता है। तो कार्लोस ने यूएसए ओपन के पुरुष एकल का खिताब नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जीता है। इसके साथ ही कार्लोस 32 साल बाद यूएसए ओपन चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। आपको याद रखना ये जो भी खेल में होता है, जो अगर आप यूएसए ओपन देख लो, ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं या कोई और खेल, तो उसमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखा करो, कौन इसका विजेता है और किसको हराकर ये जीता है, और कौन से देश से ये इस खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी का संबंध निम्न में से कौन से देश से है। ये तीन चीज़ें आपको पक्की ध्यान में होनी चाहिए। तो ये याद रखो आप कि यूएसए ओपन की जो एकल पुरुष एकल के विजेता है कार्लोस है, कहाँ से संबंधित है, स्पेन से संबंधित है। किसको हराया, तो ये नॉर्वे के जो कैस्पर रूड है उनको हराकर विजेता बने हैं, ठीक है। अगला सवाल, वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन कह दो या यूएसए ओपन, इसमें महिला एकल खिताब की विजेता है एगा स्वियाटेक। ये मैंने आपको बता दिया सवाल में, याद रखो ये तो कि महिला ओपन जो हुआ अमेरिकी ओपन हो रहा है उसमें महिला एकल खिताब की विजेता कौन है, तो ये मैंने सवाल में आपको दे दिया कि एगा स्वियाटेक है। निम्न में से किस देश की खिलाड़ी है, स्पेन, पोलैंड, नॉर्वे या अमेरिका। याद रखना दोस्तों पोलैंड की है। जो एगा स्वियाटेक है वो यूएसए ओपन हुआ है 2022, महिला एकल खिताब की विजेता है। किस देश से संबंधित है ये, तो ये अपने पोलैंड की खिलाड़ी है। अमेरिकी ओपन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में किसको हरा के दोस्तों, ट्यूनिशिया की ओस जब्योर को हरा के। तो किसको, ट्यूनिशिया की थी ओस जब्योर। तो इस 4 लाइन में आपके 4 सवाल बन रहे हैं। सबसे पहला ये बनाओ कि अमेरिकी ओपन जो महिला खिलाड़ी है, एक महिला एकल खिताब है, उसकी विजेता निम्न में कौन है, इगा स्वियाटेक। इगा स्वियाटेक है, उनका संबंध निम्न में से किससे है, तो हम बता देंगे इसका संबंध पोलैंड से है। किसको हराकर, तो ओस जेबियोर को हराकर। ओस जेबियोर है, उसका संबंध निम्न में किससे है, तो उसका संबंध ये ट्यूनीशिया की खिलाड़ी है, तो इनका संबंध किससे हो गया, ट्यूनीशिया से हो गया। तो एक कोई भी सवाल पढ़ो उसमें से 4 सवाल निकालो आप कोई भी न्यूज से, ठीक है। अगला और लास्ट सवाल है आपका, ऑपरेशन गियर बॉक्स अभी हाल ही में चलाया है ऑपरेशन गियर बॉक्स, इसका संबंध निम्न में से किससे है। हेरोइन की तस्करी रोकने के लिए, अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर है हेरोइन की तस्करी रोकने के लिए। भारत में नशा मुक्ति के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है। इस ऑपरेशन गियर बॉक्स के माध्यम से हेरोइन की जो तस्करी होती है उसको रोका जाएगा। और चलाया किसने दोस्तों, राजस्व खुफिया निदेशालय ने इस अभियान को चलाया है ताकि हेरोइन की तस्करी रोको और इस अभियान के थ्रू उनको
बहुत सारी हीरोइन है जो उसको पकड़ा भी गया है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लासें बहुत पसंद आ रही है। अगर आ रही है आपको ये क्लासें तो आप इस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी करो। ये क्लास आप सबके लिए, कोई भी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम में आपकी रीट से लेके यूपीएससी तक के सब एग्जाम में यूजफुल है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू और आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ऐसे करंट एक ऐसा है कि बहुत वाइड है, आप कभी भी इस करंट अफेयर को कंप्लीट नहीं कर सकते, पर जब आप एक पेपर देने लगोगे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आपको पता रहेगा कि कोई भी करंट है उस न्यूज़ को पढ़ने की आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप करंट अफेयर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए करंट अफेयर की क्लास के साथ। थैंक यू।